चलिए सो लेट्स बिगिन। क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। करंट अफेयर, ये हमारा टेस्ट है, टेस्ट सेशन हम करते हैं दोस्तों, और ये हमारा 10वां सेशन है जो हम कर रहे हैं अभी। बेसिकली इट्स अ 10th सेशन जो हम टेस्ट करते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर। सो दिस टू होल ये जो टेस्ट है, क्लास है, ये करंट अफेयर की क्लास होगी। इसमें हम करंट अफेयर ही करते हैं। 10 क्वेश्चंस हम डेली यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, और 10 क्वेश्चन के अंदर हम एक्सप्लेनेशन के साथ काम करते हैं। तो दोनों फ़ायदे होते हैं दोस्तों। पहला पहला फ़ायदा एक क्या होता है दोस्तों? पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका करंट अफेयर प्रिपेयर होता है। एंड सेकंड अगर मैं बात करूँ आपका, तो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो टेस्ट है वो भी हो जाता है। सो दो फायदे हैं दोस्तों इसके। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो अनअकैडमी ऐप के ऊपर हम ये डेली करते हैं दोस्तों, एंड अनअकैडमी पर हमारे प्लस कोर्स भी आते हैं। एंड फॉर द प्लस कोर्स यू कैन ज्वाइन अवर प्लस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड सुमित10 एंड सुमित SP। दोनों कोड हैं, इन कोड का इस्तेमाल करके आप प्लस कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो, है ना। दोनों कोड अपने ही है। चलिए, अनअकैडमी पर यूट्यूब पर दोस्तों मेरे प्लस कोर्स के साथ साथ मेरा यूट्यूब कोर्स भी चल रहा है। यूट्यूब पर अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों? यूट्यूब पर हम डिस्कस कर रहे हैं गुरुकुल प्रोग्राम के तहत अपना कोर्स चल रहा है। यहाँ पर हमारे 4 डिफरेंट चैनल्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो। सो फॉर माय रेगुलर क्लासेस आप यू कैन ज्वाइन दीज 4 चैनल्स। आप ये डेली, यार संभव नहीं है यार, इस समय पे और भी क्लास होती है ना यूट्यूब पे। आप लोगों को सिर्फ कह देते हो कि सर ये करो, ऐसे करो। आप लोगों को पता है यहाँ इतनी इधर कैसे मैनेज करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। थोड़ा सा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे उसमें संतोष करने की कोशिश करो, है ना। वरना तो फिर ऐसा होगा कि कुछ भी कर लो यार, आप लोग सेटिस्फाई ही नहीं होगे, है ना। 101 का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। और कुछ करंट अफेयर का मतलब बताऊं? मैप्स का मतलब बताऊं? ज्योग्राफी का मतलब बताएं? चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सो चारों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। बाकी आप अनअकैडमी ऐप पर जुड़े ही हो मेरे साथ। क्विज़ अभी हम कर रहे हैं स्पेशल क्लास के माध्यम से। क्विज़ हम करेंगे मंगलवार को और बृहस्पतिवार को। साथ साथ प्लस कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर हमारे। और प्लस कोर्स के लिए आप कोड क्या यूज़ करेंगे? सुमित10। सुमित10 मेरा कोड है, इसको यूज़ करके आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। किसको? प्लस कोर्स को। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे आपका, तो कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला सवाल है हमारे पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी। कुछ स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दी है, इन स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना है और कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे मुझे देने हैं। पहला, फियाट मनी डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। कह रहा है कि फियाट मनी जो होती है ना, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। आपको बोल रहा है कि फियाट मनी जो है इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। आपका जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब सारा का सारा यार करंट अफेयर बेस्ड है। जो करंट अफेयर हम मॉर्निंग में 8 AM पे क्लास लेते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर आप 8 AM पे यूट्यूब पे क्लास लेते हो तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। हमारी क्लास चलती है 8 AM के ऊपर, करंट अफेयर 101 के ऊपर यहाँ पे। तो उसी से बेस्ड ये सारे के सारे सवाल होते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं कर रहे आप टेस्ट तो आपको बाद में भी दिक्कत। किरण सर आपका मैरिज हो गया क्या भाई साहब? ये क्या सवाल है किरण? कैसे कैसे सवाल? मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ यार, प्लीज़ पढ़ लो। बहुत टेंशन में हूँ मैं, थोड़ी पढ़ाई कर लो तो आपके लिए भी बेटर होगा। नहीं, फियाट मनी डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। फियाट मनी का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। फियाट मनी का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, पहली बात। लीगल टेंडर इज एनी करेंसी दैट इज डिक्लेयर्ड बाय लीगली बाय द गवर्नमेंट। लीगल टेंडर वो होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा वैध रूप से घोषित किया जाए। और गवर्नमेंट कैन इशू द फियाट करेंसीज एंड मेक इट लीगल टेंडर बाय सेटिंग इट एज द स्टैंडर्ड फॉर द डेट रीपेमेंट। सरकार जो है वो फियाट करेंसी को लीगल टेंडर बोल के आपको ऑर्डर जारी कर सकती है, जिससे आप अपने जो डेट है वो इसके द्वारा सेटल कर सकते हैं। द US डॉलर इज बोथ द फियाट करेंसी एंड द लीगल टेंडर। अमेरिकी डॉलर दोनों है, मतलब फियाट करेंसी भी है और लीगल टेंडर भी है। सवाल का जवाब
आपको मुझे देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है दोस्तों। पोल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे सही जवाब जो है आपको वो बताना है फटाफट से। चलिए, तो लीडर बोर्ड है आपका, मैं शेयर कर देता हूँ। मोहम्मद नाजिम, मयूरी, अंजलि, ये टॉप 3 हैं। ऋषि, डीएम रायबरेली, बहुत बढ़िया, रायबरेली के डीएम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो इस स्टेटमेंट में अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, तो तीनों की तीनों बातें हमारी सही हैं, चारों की चारों बातें सही हैं। देखो, फियाट करेंसी क्या होती है? जो आपका पैसा होता है, जो आपकी जेब में नोट है, दैट इज़ अ फियाट करेंसी, फियाट मनी। फियाट मनी का मतलब क्या होता है? जो कागज आपकी जेब में है, आपकी जेब में 2000 का नोट होगा, है ना, लेकिन क्या उसकी 2000 रुपये की वैल्यू है? आपको लगता है कि वो 2000 रुपये की उसके पीछे वैल्यू, मतलब अगर है तो एक कागज ही, अगर आप उसको बाजार में बेच दो तो क्या 2000 रुपये का वर्थ है? उसका नहीं है ना। देखो, मेरे पास गोल्ड कॉइन होता है, सोने का सिक्का होता है, सोने के सिक्के की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जब आप उसको बेचने जाते हो तो सोने का प्राइस होता है ना, तो इस प्रकार से। लेकिन कागज का, वो कागज 2000 रुपये का नहीं है। तो ऐसा जब होता है तो उसको हम बोलते हैं कि फियाट मनी। कोई भी ऐसी मनी जिसकी वास्तविकता में वैल्यू उतनी ना, उसको हम फियाट मनी कहते हैं। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती अपने आप में। लीगल टेंडर क्या होता है दोस्तों? देखो, आपका जो नोट है उस पर लिखा होता है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा सिग्नेचर होते हैं, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने उसमें लीगल बैकिंग की हुई है। सो ऐसा जब भी होता है ना, उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो फियाट करेंसी इशू कर सकता है एंड मेक इट लीगल टेंडर। सरकार क्या कर सकती है? कागज के टुकड़े के नोट बना के जारी कर सकती है मार्केट में, और उनको लीगल टेंडर जो है घोषित कर सकती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर डेट रीपेमेंट। अपना डेट रीपेमेंट के लिए ये हो सकता है। यूएस डॉलर दोनों तरीके का है, वो एक फियाट मनी भी है और एक लीगल टेंडर भी है, दोनों प्रकार का है। अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? चारों, चारों की चारों जो है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? ऑल दी फोर आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्यों आया था दोस्तों? नवंबर में अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, और डीमोनेटाइजेशन की चौथी सालगिरह थी, तो उसके ऊपर ही आया था। सो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे थे। फियाट मनी जो होती है वो क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। जो आपकी जेब में कागज का नोट है उस पर लिखा होता है 2000, लेकिन वास्तव में उस कागज की वैल्यू वास्तव में 2000 नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऐसी कोई भी करेंसी जो होती है जिसकी वैल्यू उतनी ना हो, इंट्रिंसिक, उसको हम बोलते हैं फियाट करेंसी, उसको फियाट मनी बोलते हैं, ठीक है। फियाट मनी जो होती है, इसके ऊपर बेसिकली ये पेपर की करेंसी होती है, और इनको बैक नहीं किया जाता, मतलब इनके पीछे जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वैल्यू उतनी हो। ये सरकार के द्वारा बैक्ड होती है। फियाट मनी जो होती है, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिकॉज दे कैन कंट्रोल हाउ मच मनी इज द प्रिंटेड, है ना। इस सरकार के पास में सीधा कंट्रोल देती है, सरकार कंट्रोल करती है कितना पैसा जो है वो प्रिंट करना है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत हो जाती है कि फियाट मनी में क्या होता है भाई, ये कागज का पैसा है। अब कागज जो है 2000 रुपये का जो नोट छापना मुश्किल से उसकी लागत कितनी आती होगी? 50 रुपये मान के चल लेते हैं। तो ऐसे में क्या करती है सरकार, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रिंट कर देती है, तो ये खतरा है। और एक्सेस मनी प्रिंटिंग से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो उससे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आपका क्रिएट हो सकती है, ठीक है। लीगल टेंडर क्या होता है दोस्तों? लीगल टेंडर ये होता है जब सरकार कानून बना के ये बोलती है कि सरकार इसको बैड करती है, उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, है ना। मैंने आपका कर्जा लिया हुआ है या कोई भी पेमेंट है, मैं सामान लेता हूँ और उसका मैं नोट 2000 रुपये का नोट दे के उसको मैं सेटल करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं इसको नहीं लूँगा, है ना, बिकॉज वो एक लीगल टेंडर है, सरकार ने कानून बना के बोला हुआ है। तो ये सब क्या है जो नोट बनते हैं, दीज आर लीगल टेंडर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, चेक होता है, दीज आर नॉट लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर नहीं है। तो इनको आप मना कर सकते हो। आप चाय की दुकान पे चाय पीने जाओ
और 5 रुपये की चाय के ऊपर आप कहो मैं चेक काट के दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको 5 रुपये की चाय पी के आप चेक दे रहे हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट लीगल टेंडर, तो आप उसको मना कर सकते हो। तो लीगल टेंडर क्या होता है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, उसको हम लीगल टेंडर बोलते हैं। तो चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, वॉलेट, दीज आर नॉट लीगल टेंडर। तो आप कोई भी पर्सन जो है इनको मना कर सकता है, ठीक है। आप यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हो सकता है आपके पास ना, मना कर दो, नहीं यूपीआई से नहीं लूंगा, लेकिन आप रुपए को मना नहीं कर सकते, पैसे को मना, गांधी जी को मना नहीं कर सकते, वो आएगा तो आएगा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, आपको पता है 34 सालगिरह है, 500 1000 के नोट जो आज से ठीक 4 साल पहले बंद किए गए थे, डीमोनेटाइजेशन, याद होगा आपको। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, गडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी समिति किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है मुझे। पहला, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की जैव विविधता का संरक्षण और सुरक्षा करने के लिए। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, और आपका रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए। किससे संबंधित है कमेटी, आप मुझे इसका जल्दी से जवाब बता दो किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए हाँ, रुपए भी दोनों टाइप की है, वो फियाट भी है और लीगल टेंडर भी है, वो एग्जाम्पल दिया था ना आपको समझाने के लिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 5 सेकंड बचे हैं अपने पास। आसान है, ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल आज का ही हो, है ना। आप देख रहे हो ये कस्तूरी रंगन कमेटी आज की नहीं बनी, बहुत पहले की बनी हुई है, लेकिन न्यूज़ में आप अभी भी है, तो कभी भी सवाल कभी भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं इसके बारे में आप नहीं जानते। ये वेस्टर्न घाट के ऊपर कमेटी बनी हुई है, बट फिर भी बहुत कम बच्चों ने इसका जवाब दिया। गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी दोनों ही कमेटी जो है दे आर फॉर्म्ड ऑन द कंजर्वेशन एंड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की आपके संरक्षण, उसकी सुरक्षा के लिए दोनों समितियों का आपका बेसिकली निर्माण जो है वो हुआ है, ठीक है। चलिए, सो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल ऑल्सो नोन एज द गडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी, द बोथ आर द हाई लेवल वर्किंग ग्रुप were constituted to conserve and protect the biodiversity of Western Ghat while allowing the sustainable and inclusive development of the region, ठीक है। देखो पहले बनी थी गडगिल कमेटी, माधव गडगिल जो है उनके द्वारा बनाई गई थी, माधव गडगिल। तो माधव गडगिल जी जो है उन्होंने क्या किया, देखो आपका मैं बता दूं बेसिकली, अब चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि जो वेस्टर्न घाट का जो हमारा इलाका है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट का आपका ये इलाका है, ये इलाका दिस इज हाईली इकोलॉजिकल सेंसिटिव। बारिश अच्छी होती है तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वन बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ में इसी एरिया में खनिज भी आपके ज़्यादा होते हैं, है ना, इसी एरिया में खनिज भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जब आप खनिज को निकालोगे, मिनरल को आप एक्सप्लोर करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, ट्री हैज़ टू बी कट, और जब पेड़ काटोगे तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। तो ऐसे में मामला फंस गया, एनवायरमेंटलिस्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को क्या कर दिया, उठा के बैन कर दिया। अब सोचो माइनिंग बैन होगी तो दिक्कत होगा ना भाई, यहाँ पर कर्नाटक है, और कर्नाटक जो है वो भारत के कुल लोहे का 27% प्रोड्यूस करता है, तो उसके स्टेट एक्सचेकर को सोचो कितना नुकसान होगा। मतलब कर्नाटक लोहा नहीं निकाल सकता, और कर्नाटक अगर लोहा नहीं निकाल सकता, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि कर्नाटक के पास में जो आपका इतना रेवेन्यू जो है उसका लॉस होगा। जब कर्नाटक को लॉस होगा, देखो ये जो 27% लोहा निकाल के वो बेचते हैं, इससे उनको पैसा मिलता है, ठीक है। इस पैसे का इस्तेमाल होता है बहुत सारी योजनाओं के लिए, तो अगर ये पैसा नहीं मिलेगा तो ये योजनाएं नहीं चला पाएंगे। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो ये जो थी, अब ये मुद्दा फंस गया, तो इसके ऊपर फिर एक समिति बनाई। अब देखो मामला फंस गया, एनवायरमेंटलिस्ट और जो स्टेट है दोनों के बीच में मामला फंस गया, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के बीच में, तो उसका समाधान करने के लिए समितियां बनी। तो पहली समिति बनाई गडगिल कमेटी। अब गडगिल कमेटी जो है, इसी एनवायरनमेंट से कुछ ज़्यादा प्यार था, तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे एरिया में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना दी, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बना दिया, ठीक है, ESZ बना दिया, और इस एरिया के अंदर में माइनिंग वगैरह को बिल्कुल बंद कर दिया, बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें बनाई। इसको स्टेट ने मानने से मना कर दिया, कह रहा इतना तो मानना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। फिर एक दूसरी समिति बनी जिसको बोला गया कस्तूरी रंगन कमेटी,
तो वो इसकी बाद में बनाई गई। ठीक है, चलिए दोनों के बारे में देख लिया हमने, दोनों के बारे में पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। सो दोनों ही है। सो वेस्टर्न घाट के ऊपर दोनों कमेटियां जो है वो बनी हुई हैं। इन्होंने रिकमेंड किया है, जो 6 राज्य पड़ते हैं इस इलाके में वेस्टर्न घाट पे, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनके अंदर में उन्होंने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को डिक्लेयर करता है। इस कमेटी के द्वारा क्या किया गया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। अभी क्या हुआ है, अभी केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है फार्मर के लिए, इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे ऑन द संडे टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ द सेंटर डिमार्केटिंग 56,825 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड अक्रॉस द 6 स्टेट एज द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। केरला बेस्ड एक एनजीओ है फार्मर की, जो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार जो है लगभग 56,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इन 6 राज्यों में जो फैला हुआ है उसको क्या डिक्लेयर कर रहा है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो इसलिए न्यूज में। अब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन और एरिया क्या होता है, ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया होता है जो लोकेट होता है विद इन द प्रोटेक्टेड एरिया, 10 किलोमीटर ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास लोकेटेड होता है, जहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, खतरा होता है उनके एक्सटिंक्शन का अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी वहाँ होती है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नमस्ते यार, नमस्ते नमस्ते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ESA आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ESA को पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत जो अधिसूचित जो है किया जाता है। एम क्या होता है दोस्तों इसका, बताओ यार, एम क्या होगा? एम यही होगा कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पर जो मानव का नकारात्मक प्रभाव है उसको कम से कम किया जा सके। भाई ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो उस प्रभाव को मिनिमम किया जा सके, कम से कम रखा जा सके, यही उद्देश्य होता है इसका, यही पर्पज़ है इसका। चलिए अगली बात करते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू मैकाओ। मैकाओ मतलब तोता होता है, एक ब्लू रंग का मैकाओ है, नीले रंग का तोता, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको बतानी है, अभी न्यूज़ में था ये। इट इज़ नेटिव टू द सेंट्रल एंड ईस्टर्न साउथ अमेरिका, ये मध्य और दक्षिणी पूर्व अमेरिका का मूल निवासी है। इट इज़ द लार्जेस्ट मकाओ एंड लार्जेस्ट फ्लाइंग पैरट स्पीसीज। देखो सबसे बड़ा तोता है, सबसे बड़ा उड़ने वाला तोता है आपका। मैं ये भी बताता हूँ लगभग 1 मीटर लंबा तोता है आपका, जो बाकी तोतों से बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है आपका। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन IUCN की जो रेड लिस्ट होती है दोस्तों, उसमें इसकी जगह वल्नरेबल मतलब इसको खतरा है, बहुत स्थिति गंभीर है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब आप मुझे बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी वो सही है। मैं आपके लिए पोल जनरेट कर दिया है, जल्दी से बताना है आपको, 45 सेकेंड्स है। यू हैव 45 सेकेंड्स, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कौन सी बात इसमें सही होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू मैकाओ। देखो यार टेस्ट तो है ही है, साथ ही साथ में अच्छी बात यह है यहां से आप सीखोगे क्या, यहां से आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ों को करना है। अगर आपको नहीं पता तो भी मैं जब एक्सप्लेन करता हूं तो पूरा का पूरा करंट अफेयर का वो टॉपिक आप समझ सकते हो, आप अपने नॉलेज में ऐड कर सकते हो। अभी तक नहीं पता बट अब कर सकते हो, आप समझ पा रहे हो आप बात को। तो एक कंप्लीट आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी होती है, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है यार। चलिए 3 सेकंड बचे हैं और ये रहा पोल का रिजल्ट जो मैं शेयर कर दूं। टॉप पर चल रही है मयूरी, उसके बाद है हर्ष, महेश्वरी, दिव्या सिंह, शिवानी, सुमिका गोस्वामी, उसके बाद है चिन्मयी साहू इजी पीजी, उसके बाद है आशु जहांगीर, सौम्या, पूजा, जर्नेल चौधरी साहब कैसे हैं आप। चलिए तो ये है हमारा लीडर बोर्ड अभी तक का। चलिए सही बता दूं, तीनों की तीनों बातें जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट में वो सही है यार। ये आपका मुख्यतः ईस्टर्न साउथ अमेरिका, पूर्वी साउथ अमेरिका में पाया जाता है, मध्य और पूर्वी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तोता है दोस्तों, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लाइंग पैरट है आपका, 1 किलोमीटर लंबा है और वल्नरेबल है। तीनों की तीनों बातें सही हैं। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी अभी इनको असम के अंदर में ये वाला तोता आप देख लो दोस्तों, लगभग 1 मीटर का है ये, असम में इसको अभी रिलीज़ किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जाना। 1 मीटर तक होता है, 1 मीटर स्पीसीज का पैरट है, पैरट की स्पीसीज है, लगभग 1 मीटर बड़ा है, 1 किलोमीटर, 1 मीटर बड़ा है। दिस इज द लार्जेस्ट मकाओ एंड द लार्जेस्ट फ्लाइंग पैरट स्पीसीज। थ्रेट है अभी, क्यों है, मतलब ये वल्नरेबल है, मैंने अभी बताया ना इसको खतरा है। खतरा क्यों है दोस्तों, हैबिटेट लॉस एंड ट्रैपिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ बर्ड्स फॉर द पैट ट्रेड्स। हम करते हैं ना तोतों का व्यापार, हमें तोते बड़े पसंद है, तो आजकल तोतों को मतलब दिखने में भी कितना सुंदर है,
तो इसको पालतू जानवर पालतू बनाने के लिए हम इसको रखते हैं। अब पालतू बनाओगे तो क्या होगा, फिर ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, तो उससे इनकी जनसंख्या जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ में हैबिटेट लॉस, ये जहाँ रहते हैं उनका लॉस होना, ये तो आम बात है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम हर उस नेचुरल और जो वाइल्ड लाइफ है उनके एरिया में हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो ये खतरा है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है दोस्तों, इसकी सुरक्षा की स्थिति क्या है, ये वल्नरेबल है, तो इसको ज़रूरत है दोस्तों किसकी, प्रोटेक्शन की, है ना। साइट्स अगर मैं बात करूं तो IUCN के लिस्ट में तो इसको वल्नरेबल कहा गया है। जो हमारे पास साइट्स है, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, उसकी इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। मतलब अपेंडिक्स 1 का मतलब क्या है, इसका ट्रेड हाईली रिस्ट्रिक्टिव है, अगर आप पकड़े गए तो मामला गंभीर हो जाएगा इसका ट्रेड व्यापार करते हुए, ठीक है। अभी क्या है, 6 इस प्रकार के तोते जो हैं और कुछ बंदर असम के स्टेट जू कम बोटेनिकल गार्डन गुवाहाटी के अंदर छोड़े गए, इसीलिए न्यूज़ में है। समझ में आ गई बात आपको। और कुछ समय पहले अभी अगर हम बात करें, एक बड़ा कंसाइगमेंट ऑफ एग्जॉटिक एनिमल्स वॉज कन्फेस्टिकेटेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI ने पकड़ा भी था अभी इसी क्षेत्र के अंदर, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, तो जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ही बताया, ठीक है। चलिए, वारली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ, जो वारली है ये किसकी एक आर्ट फॉर्म है, इसके बारे में आपको बताना है मुझे। वारली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ, किससे रिलेटेड है, तो पहला है केरला, दूसरा है कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आप मुझे बताइए किससे रिलेटेड है, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वारली। वारली किससे संबंधित है, ओके। चलिए जल्दी से आप मुझे बताएंगे, आंसर मैंने बता दिया है आपको, पोल जनरेट कर दिया है, जल्दी से आप मुझे बताओ कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। वारली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ, किससे रिलेटेड है, आपको मुझे इसके बारे में बताना है दोस्तों। किरण क्या करेंगे आप जान के, बहुत सारी दिक्कतें हैं। चलिए, सो मयूरी, दिव्या, सौम्या, आप बस पढ़ लो, इतनी मेहरबानी होगी, पढ़ाई कर लो बस, है ना। सही जवाब है दोस्तों डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंधित है ये। और वर्ली एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है दोस्तों महाराष्ट्र की, है ना, जिसकी जो रूट है वो हम 10वीं शताब्दी से क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेंट्रल थीम क्या है दोस्तों, पेंटिंग का हम सीन पोर्ट्रेइंग करते हैं, मतलब कोई भी सीन है, मतलब पेंटिंग की जाती है इसमें और सीन को पोर्ट्रे किया जाता है। सीन इसमें हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, फेस्टिवल, डांस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में होती है, तो ये इसका थीम होता है, ठीक है। ये पेंटिंग जो होती हैं, दीज आर मेनली डोमिनेटेड बाय द बेसिक जियोमेट्रिक शेप लाइक सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसी होती हैं। और अभी मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, अभी इसमें मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, आर्टिस्ट इन हैदराबाद आर यूजिंग ट्रेडिशनल वारली आर्ट महाराष्ट्र फॉर्म नॉट जस्ट टू ब्यूटिफाई द हैदराबाद बट ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज़, है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अभी हैदराबाद के अंदर ट्रेडिशनल वारली आर्ट का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। चलिए, ये भी लगातार न्यूज़ में है रही है ये बात जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। इसका मतलब है क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम। तो PLI स्कीम के बारे में कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको मुझे बताना है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इट्स अ गोल टू गिव कंपनीज इंसेंटिव्स ऑन द इंक्रीमेंटल सेल फ्रॉम द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द डोमेस्टिक यूनिट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, यह लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है, घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बिक्री बढ़ाने पर कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाए, पहला। दूसरा, द स्कीम हैज बीन स्टार्टेड फॉर द मोबाइल एंड अलाइड इक्विपमेंट एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है किस किस में स्कीम जो है अभी लागू है। सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन सी सही है इसमें से वो बताना मुझे, पहला, दूसरा, बोथ और डी मतलब नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब आप मुझे बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जल्दी से आप मुझे इसके बारे में बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही जवाब आपको मुझे बताना है। पोल मैं आपके लिए जनरेट कर रहा हूं दोस्तों, आपको बस बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यू हैव 45 सेकेंड, जल्दी से सोच के मुझे बताइए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में आपको बताना है ना।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में आपको बताना है मुझे, जल्दी से बताइए आप इसके बारे में। चलिए लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आपका। सही जवाब कितने बच्चों ने दिया है? लीडर बोर्ड गायब हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में दिखाऊंगा। तो दोनों, अच्छा आ गया। मयूरी फर्स्ट प्लेस पे हैं, दिव्या सिंह सेकंड प्लेस पे हैं, ऋतिक जो है वो थर्ड प्लेस पे हैं, बहुत अच्छे। सो ये है हमारा लीडर बोर्ड जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डन हमारे पास। सो इसमें क्या स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों? इसमें बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट, दोनों सही हैं दोस्तों। हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ यार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, थोड़ा सा पीछे है ना। सरकार क्या चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ावा दें, प्रोत्साहन दें, और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे के हमें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार इसके लिए आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सरकार आपको क्या कर रही है? इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव किस में दिए जा रहे हैं अभी तक? मोबाइल में, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ बनाने में, मेडिकल डिवाइस बनाने में। मतलब कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया सरकार ने, अगर उससे आप ऊपर प्रोड्यूस करते हो या उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस में आपको सरकार क्या देगी? उस केस में सरकार आपको इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सरकार आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, सरकार आपको छूट जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर करेगी अगर आप करते हो तो, ठीक है। सो ये यहाँ का, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डन। सो इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसमें दोनों की दोनों बातें जो हैं वो आपकी क्या है? सही। बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एम्स टू एक्सपेंड द एम्बिट एंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम टू इंक्लूड एज मेनी एज 10। अभी सरकार ने सोचा क्या है? अभी तक कुछ ही सेक्टर के लिए सरकार चाहती है 10 और सेक्टर को इसके अंदर में इन्वॉल्व किया जाए। 10 मोर सेक्टर्स टू बी इंक्लूडेड इन अंडर दिस स्कीम, ठीक है। 10 और सेक्टर इसमें इंक्लूड करने की हम बात कर रहे हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ये भी हम शामिल करेंगे। देखो मोबाइल फ़ोन का भी है, लेकिन हम चाहते हैं मोबाइल फ़ोन, फार्मास्यूटिकल के साथ साथ हम कुछ और सेक्टर भी इनमें इंक्लूड करें। पर्पज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें, हम देश के अंदर जो घरेलू हमारे जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हम बढ़ावा दें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भारत से क्या हो दोस्तों? आपका बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए हम कहाँ पर काम कर रहे हैं? सो फार द स्कीम हैज़ बीन रोल्ड आउट फॉर द मोबाइल एंड अलाइड इक्विपमेंट एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग्स, है ना। अभी तक इनके लिए, बट हम कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इससे क्या होगा यार, जब आप इंसेंटिव देते हो 4 से 6% का, जब सरकार इंसेंटिव देगी, आपको पैसा मिल रहा है, आपने एक टारगेट अचीव किया, तो अब अपने आप को क्या करोगे? अपने आप को, सर वीडियो लैग कर रहा है, या रिफ्रेश कर लो, ठीक है। रिफ्रेश करो, मेरी तरफ से सब ओके है यार, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, फिर भी मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। मेरी तरफ से सभी चीज़ें जो हैं वो ओके हैं, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ क्या चल रहा है। रुक जाइए। यार सब ओके है इधर से, आप भी एक बार अपने से
थोड़ा सा करिए। आप थोड़ा अपने से भी देख लीजिए, इधर से मेरी तरफ से सब चीज़ें ओके हैं, ठीक है। हाँ मेरी तरफ से ओके है, मैंने चेक कर लिया है, इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल बराबर आ रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ पढ़ना लिखना अभियान प्रोग्राम। तो एक कौन सा स्टेट है, आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी जो पढ़ना लिखना प्रोग्राम का हिस्सा बना है रिसेंटली, अभी अभी। कर्नाटक, बिहार, केरल और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है मुझे जल्दी से भी अभी क्या। अच्छा, किसी बच्चे को अगर इनके बारे में नहीं भी पता होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये, है ना भाई। मान के चलो ये चीज़ें टॉपिक है हमने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, नाउ यू कैन लर्न दिस थिंग। अभी आप देख सकते हो इसका, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए। अभी लैंडलाइन फ़ोन और परेशान करेगा यार। संजू सिंह, श्रेया जायसवाल, विशाखा शर्मा, ये हमारे टॉप 3 कंटेंडर हैं। चलिए देखो यार, ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी आपने देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों के सामने है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये केरला में है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो अभी अभी इस लिटरेसी डे, इस साल जो लिटरेसी डे था उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है, पढ़ना लिखना अभियान को लॉन्च किया है। और पहली बार केरला, पिछले 10 सालों के अंदर केरल जो राज्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी लिटरेसी प्रोग्राम का हिस्सा बना है। इस प्रोग्राम का जो प्रमुख उद्देश्य है, पढ़ना लिखना अभियान प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि भारत में 100% लिटरेसी हो। 100% लिटरेसी का मतलब भारत के अंदर में कोई भी व्यक्ति जो है वो अनपढ़ ना हो, ठीक है। 100% लिटरेसी जो है हम चाहते हैं कि हम 100% लिटरेसी जो है वो हम देख पाएँ, समझ पा रहे हो। 100% लिटरेसी जो है वो हम अनुभव कर पाएँ। कब तक की बात बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, हम बात बोल रहे हैं 2030 तक की, है ना। केरल पहली बार इसका हिस्सा बना और इसके लिए केरल को फंड भी अलॉट जो है यहाँ पर किया गया। तो सी केरल इसका सही जवाब होगा। केरल स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी स्टेटेड दैट इट वाज फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 ईयर दैट केरला वाज रिसीविंग द सेंट्रल फंड। पिछले 10 सालों में पहली बार केरल को सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसा जो है वो प्राप्त हुआ है। 100% हम लिटरेसी अचीव करना चाहते हैं, जिसके तहत में आपका ग्रांट दी जाएगी महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट में, ट्राइबल एरिया को, इनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जो लिटरेसी डे था इस साल, उसके ऊपर इसको लॉन्च किया। पर्पस था 100% लिटरेसी 2030 तक हमें अचीव करनी है। दिस स्कीम विल बी मर्ज्ड विद द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। अंडर दिस स्कीम मैसिव लिटरेसी प्रोजेक्ट्स विल बी लॉन्च्ड। बहुत बड़े स्केल के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लिटरेसी प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। कहाँ पर आपका दोस्तों, ट्राइबल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया के अंदर, ठीक है, प्रिजन स्लम्स, इन सब के अंदर, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2030 तक हम 100% लिटरेट हो जाएं। This comes just as the state become a part of union government literacy drive. पढ़ना लिखना अभियान, under the drive, Kerala will receive nearly 2.85 crore from the centers, while the state government is slated to contribute a 1.90 crore. मतलब दोनों ने कहा है कि केंद्र सरकार इतना दे रहा है, राज्य कह रहा है मैं इतना लगाऊंगा। तो पहली बार ऐसा हुआ है, केरल जो है वो लिटरेसी प्रोग्राम में सेंटर का हिस्सा बना। एक अराउंड 1,15,000 इलिटरेट belonging to educationally backward district like in आपका वेनाद, इदुक्की, पलक्कड़ एंड मल्लपुरम would be made literate in the first phase of the drive, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बात पढ़ते हैं दोस्तों। इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कौन सा है, इनोग्रेटेड रिसेंटली,
किसके अंदर दोस्तों? अभी अभी हमने भारत का पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है हमने इनोग्रेट किया है रिसेंटली, हाल ही में, अभी अभी, है ना। किस स्टेट में हमने किया है? जल्दी से मुझे आप इसके बारे में बताओगे। गुजरात में किया है, असम में किया है, सिक्किम में किया है, अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, आपके आंसर आपको बताने हैं। पोल में जनरेट कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी से आप मुझे इसके बारे में बताओगे। ठीक है, किस स्टेट में हमने ऐसा किया है हाल ही में, जल्दी बताएंगे आप दोस्तों। चलिए, रिजल्ट आ चुका है। श्रेया जायसवाल, सुमनप्रीत कौर, मोहम्मद नाजिम, ये हमारे टॉप 3 कंटेंडर हैं। बहुत बढ़िया यार। चलिए, अगर मैं बात करूँ, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। देखो, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में हमने पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हमने जो है वो इनोग्रेट किया है। समझ में आ रही बात? मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में हमने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ना वाटर को हम लिफ्ट करके लेके गए, हाइट पे लिया है। वहां से फिर हमने इसको क्या किया दोस्तों, चैनलाइज किया है, ताकि अलग अलग स्टेट में 39 स्टेट जो है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के जो लोअर दिबांग वैली के अंदर है। दिबांग से कुछ याद आया दोस्तों? दिबांग जो है बेसिकली इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, और ऐसा भी माना जाता है कि असम से पहले जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसी को हम दिबांग नदी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। दिहांग, ठीक है, उसको क्या है? दिहांग। तो दिहांग जो है एंड दिबांग, दिहांग, दी आर ऑल ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो जो लोअर दिबांग वैली है उसके अंदर में प्रोजेक्ट जो है आपका बनाया जा रहा है। इसके द्वारा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम पानी को लिफ्ट करेंगे हाइट पर, और यहाँ से ये पानी जो है सप्लाई किया जाएगा फिर कहाँ पर दोस्तों? 39 गांवों के अंदर, जिनसे उनकी ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड है वो पूरी हो सके। साथ ही साथ में लगभग 3,500 मेगावाट का एक और आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जो ये मानना जा रहा है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, भारत के सबसे बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनमें से एक होगा, है ना। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। और ये प्रोजेक्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरिया में है जो बायोलॉजिकली बहुत रिच है ना, उससे बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोनों बातें ही होंगी, बात कर लेते हैं। तो डी सही आंसर होगा। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जो है यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति, इन्होंने पहला फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ पर दोस्तों? लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इन्होंने किया है। ये जो प्रोजेक्ट है इट विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर नीड फॉर द 39 विलेज, 39 गांवों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर्याप्त करवाएगा, उपलब्ध कराएगा इन द डिस्ट्रिक्ट। द सोलर बेस्ड लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वाज कमीशन्ड एट एन कॉस्ट ऑफ 28.50 करोड़। लगभग इसके अंदर लगभग 28.5 करोड़ रुपए जो हैं वो लगे हैं, जिनसे 29 गांव के 17,448 लोगों को जो है यहाँ पे पानी मिलेगा। एक और भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर जो न्यूज में है दोस्तों, वो प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों? दिबांग वैली के अंदर, दैट इज द इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये क्या है? ये 3097 मेगावाट का प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो रिवर दिबांग के ऊपर आपका स्थित है। ठीक है, इट इज एनविज्ड एज अ रन ऑफ द रिवर स्कीम ऑन द रिवर द्राई एंड आपका तनगोन दिबांग वैली इन द डिस्ट्रिक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश। इसकी अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की में आपका जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है दिबांग नदी, जो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसके द्वारा? इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिंदल पावर लिमिटेड और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दोनों के बीच में एक जॉइंट आपका वेंचर है। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर है दोस्तों आपका। ये माना जा रहा है दोस्तों, ये दुनिया मतलब इट इज़ वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी में ये भारत का एक सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा उनमें से एक ये रहने वाला है दोस्तों। इस बात की पूरी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। इशू विद द प्रोजेक्ट दोस्तों, इस परियोजनाओं से कुछ इशू हैं, कुछ मुद्दे हैं जो इससे संबंधित हैं, जो इससे रिलेटेड हैं। वो मुद्दे जो हैं वो कौन से हैं, मैंने बता दिया। जो प्रोजेक्ट है इट फॉल्स अंडर रिचेस्ट बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस ऑफ द हिमालय जोन।
तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में लाई करता है। ये पिलियार्टिक जोन के अंदर लाई करता है, इंडो मलायन जोन के अंदर, बायोजियोग्राफी के रीजन। अगर कोई बच्चा मुझे बोले नहीं मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, तो मेरा मन कर रहा है मैं उसको सजाएं मौत दे दूं, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने खुद आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब आपको याद हो या ना हो, मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पिलियार्टिक जोन क्या होता है सब मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। बाकी अगर आप कहेंगे सर हमने नहीं पढ़ा तो मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। ठीक है, आप लोग को मैंने ये बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है ये सारा का सारा टॉपिक, ठीक है। चलिए, पिलियार्टिक जोन में पड़ता है, इंडो मलायन जोन में पड़ता है। इट विल इन्वॉल्व द क्लियरिंग ऑफ 2.7 लाख ट्री, इसलिए कंट्रोवर्शियल है। लगभग आपका 2.7 लाख पेड़ जो है ना इसे काटे जाएंगे। सो इसीलिए दोस्तों आपका ये क्या है, इसीलिए आपका न्यूज़ में है और कंट्रोवर्शियल भी है आपका ये। विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू लाइव स्ट्रीम इट्स जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑन द यूट्यूब। आपको बताना है, देखो भारत के अंदर वो कौन सा हाई कोर्ट है जो पहला हाई कोर्ट बना है जो अपनी प्रोसीडिंग को लाइव दिखाएगा। कहां पर दोस्तों? यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब के ऊपर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग देख सकते हो। कहां रह जाते हो यार, कहां रह जाते हो आप लोग? अभी देखो कितने सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है। कहाँ थे भाई आप लोग? मैं अगर पूछूं आपसे तो, हाँ दोस्तों बताओ कहाँ पे थे आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे रवि आप अभी तक? अनुभव कहाँ थे आप? अंकित सर के पास? ओके, अंकित सर की कौन सी क्लास चल रही थी अंकित सर की? ओके ओके, चलिए ठीक है। तो विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट कोर्ट इन द कंट्री, जिन्होंने अपनी जो लाइव जो प्रोसीडिंग है उसको यूट्यूब पर लाइव जो है वो चलाया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सो इसमें कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट है या पटना हाई कोर्ट है या बॉम्बे हाई कोर्ट है या गुजरात हाई कोर्ट है? आपको मुझे बताना है जल्दी से कौन सा ऐसा कोर्ट है जिन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जो है अभी स्टार्ट की है। सो जल्दी से आप मुझे इसके बारे में बता देंगे फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, गुजरात। जल्दी जल्दी देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, क्योंकि इसके बाद अपने को एक और क्लास करनी है। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की और क्लास है, मैप बेस्ड, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन की एक क्लास है जो मैंने जस्ट अगली क्लास रखी है। तो अब मैप मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखते हैं कितना आप करते हो। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। 2 ही मिनट हमारे पास बचे हैं, 3 मिनट हमारे पास बचे हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। चलिए, तो गुजरात बिल्कुल सही है, गुजरात न्यूज़ में था। गुजरात ने ऐसा स्टार्ट किया है कि वो अपनी जो लाइव जो प्रोसीडिंग है उनकी लाइव स्ट्रीम करेगा, ठीक है। चल, विद रेफरेंस टू द इंटरपोल, इंटरपोल से संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर विचार कीजिए, गौर फरमाइए और बताइए मुझे। इट रिसेंटली क्रिएट न्यू सर्विस साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज वर्क स्पेस एंड साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ऑपरेशन इंटरपोल, है ना। इसके बारे में बताइए। पहला, इट विल असिस्ट इन लॉ एनफोर्समेंट इन ऑपरेशंस with the access restricted to the operation stakeholder only, and the CBI is the nodal agencies in the Interpol for India। भारत में इंटरपोल के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। एक इसमें गायब है यार, स्टेटमेंट 1 ये रहा दोस्तों। विद रेफरेंस टू द इंटरपोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ से है, इट रिसेंटली क्रिएट अ न्यू सर्विस साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज वर्कफोर्स एंड साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ऑपरेशन इंटरपोल, ये पहला है। दूसरा ये है दोस्तों, इट विल असिस्ट इन द लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन, ठीक है। और ये तीसरी स्टेटमेंट है। तीनों में से आपको सही जवाब मुझे बताना है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है और एक क्योंकि वो ऊपर गलती से मिस टाइपिंग हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गया, जो भी कह सकते हो आप, वो देख लीजिए। थर्ड ऑप्शन ये है, ये पहला ऑप्शन ये है, फर्स्ट यहाँ से ऊपर ही आ गया यार,
ये दूसरा और ये तीसरा है, थोड़ा सा एरर हो गया इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेना एक बार, चेक कर लो इसको कौन सी इसमें सही है। जल्दी से करेंगे दोस्तों फटाफट इसको यार। वेस्ट एशिया के ऊपर टेस्ट है अपना, जस्ट 1 मिनट में हम शुरू करेंगे, जैसे ही क्लास खत्म होगी दूसरी क्लास हम शुरू करेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को सभी को वहां पधारना है दोस्तों। चलिए, श्रेया जायसवाल, मोहम्मद नाजिम और सुमनप्रीत कौर ये टॉप हैं हमारे 3, 1 2 3। सो डी इसका सही, तीनों बातें सही हैं। इंडिया में नोडल एजेंसी इंटरपोल की सीबीआई है और ये असिस्ट करता है लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन विद एक्सेस टू द रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑपरेशनल स्टेक होल्डर ओनली। और अभी अभी इन्होंने ये लॉन्च किया, इंटरपोल ने नया प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया। तीनों की तीनों बातें सही हैं, एक बार यहाँ से देखेंगे आप समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप पढ़ोगे पीपीटी में से आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, लास्ट सवाल आज का करते हैं दोस्तों, और उसके बाद नई जो अगली क्लास है उसको देखते हैं। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर, ये भी देख लेना। कैरेट 2020 एक्सरसाइज इज सेट टू टेक प्लेस इन बे ऑफ बंगाल। इट इज़ द एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज, किस किस देश के बीच में है। पहला है इंडिया और बांग्लादेश, दूसरा है इंडिया एंड यूएस, तीसरा है दोस्तों बांग्लादेश और यूएस के बीच में, चौथी अगर मैं बात करूं आपका तो है बांग्लादेश एंड यूके के बीच में। जल्दी से बताओ, कैरेट CARET 2020 किस किस के बीच में है। ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे मुझे, पोल में जनरेट कर चुका हूं, यू हैव 45 सेकेंड्स, जल्दी से आप इसके बारे में बता दीजिए मुझे। मात्र 21% बच्चों ने सही जवाब दिया इसका, कोई बात नहीं। श्रेया जायसवाल ने सही जवाब दिया, मोहम्मद नाजिर, सुमनप्रीत कौर, ये हमारे टॉप 3 हैं, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। इसका सही जवाब है C, बांग्लादेश और यूएस के बीच में अभी ये हुआ है एक्सरसाइज। ये भी एक बार देख लेंगे यार, आप फटाफट से देख लेना इसको, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अन अकेडमी GS और ऑप्शनल के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। मेक श्योर आप कोड जो है वो सुमित 10 ही यूज़ करें अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो। ये GS के और ये ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन के प्राइस हैं, दिस इज़ फॉर द GS एंड दिस इज़ फॉर द ऑप्शनल। यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग द सुमित 10, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट विद द गाइडेंस आपको मिलेगा। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।